स्टूडेंट्स, ये आपके पास लेक्चर नंबर 8 की ही कंटिन्यूएशन है, बी पार्ट है, लेकिन ये सेकेंड डे की डायरी है। दोनों लिंक टॉपिक्स थे, इसलिए इनको लेक्चर नंबर 8 के अंदर ही रखा गया है। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट डेज की डायरी में जा रहे हैं तो ए और बी पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है। इससे पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स के बारे में आपने स्टडी किया कि दे आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे आर बायोकैटालिस्ट, दे हेल्प टू प्रोसीड बायोकेमिकल रिएक्शंस, और इसके साथ बहुत सी चीजें लाइक मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी किया कि किस तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग बॉडीज में हो रहे हैं। ये सारा स्टडी करने के बाद माइंड में आता है कि एंजाइम्स जो है बेसिकली ये अपना काम करते कैसे होंगे, किस तरह से एंजाइम्स जो है वो रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते होंगे। अब एंजाइम में हमने कहा कि ये रिएक्शन में यूज भी नहीं हो रहे, पर फिर भी ये रिएक्शन को स्पीड अप करवा रहे हैं, तो वो ये काम करता कैसे है उसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, वो है एक्टिवेशन एंड एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, चाहे वो लिविंग बॉडीज के अंदर हो या बाहर हो, केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब हम बात करें बायोकेमिकल रिएक्शंस की, क्योंकि हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, तो वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग बॉडीज के अंदर हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को स्टार्ट होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशनल एनर्जी। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को, लाइक फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस है किसी भी रिएक्शन की प्रोसीड करने में। जब आप सोचे ना, जब तक ये जितनी उसको एक खास लिमिट तक एनर्जी चाहिए, जब तक वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। आप रेस्पिरेशन के बारे में अगर सोचना शुरू कर दें, रेस्पिरेशन में आपके फूड के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, अगर वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए किसी सेल को एनर्जी ना मिले तो वो तो रेस्पिरेशन ही नहीं करेगा। और इसका मतलब है उसको घंटों लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं वो एनर्जी का लेवल अचीव करते हुए, और फिर वो रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इस तरह से तो पूरी बॉडी के सारे प्रोसेसेस बहुत स्लो हो जाएंगे। तो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम किसी चीज को पिक करते हुए रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। रिएक्शन को प्रोसीड करने में हिंड्रेंस ही एक है कि उसे वो एनर्जी चाहिए। अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया जाए तो केमिकल रिएक्शंस भी इजीली प्रोसीड हो सकते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन की होने वाली एक्टिवेशन जो एनर्जी से रिक्वायर्ड है उसे लो कर देते हैं। अब जब एनर्जी जो उसको चाहिए रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए वो लो हो जाएगी, तो वो तो किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर प्रोसीड कर जाएगा और रिएक्शन प्रोसीड होते जाएंगे फास्ट, जल्दी प्रोसीड होंगे तो उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो एंजाइम के बारे में आपने याद रखना है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। सिर्फ उन्होंने इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को लो करवाना है, और उसके बाद वो एज सच प्रोडक्ट बनने के बाद वो खुद ब खुद भी वहां से सेपरेट हो जाते हैं और उनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती। अब एंजाइम ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में करते कैसे हैं, साथ साथ बुक पे मार्क कर लें। पेज नंबर 107 पर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उस पर एक्टिवेशन एनर्जी की हेडिंग दें। उसके बाद उसकी फोर्थ लाइन पर लिखा हुआ है एंजाइम लोअर सच बैरियर्स, यहाँ पर हेडिंग लें इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, कि एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट आता है। वो अब आपको समझ में आ गया है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। अब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कैसे करते हैं और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सोचे की बात नहीं, देखिए कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है, उसके लिए उसको प्रोसीड करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसकी एक्टिवेशनल एनर्जी है, इतना ज्यादा एनर्जी का लेवल चाहिए उसे प्रोसीड होने के लिए, फिर जाकर वो प्रोडक्ट में बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एंजाइम ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? तो एनर्जी लेस हो जाएगी। ये है वो एनर्जी, एंजाइम के आने से ये काम होगा कि वो एनर्जी जो उसको पहले प्रोसीड करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, अब वो जल्दी प्रोसीड हो जाएगा। तो एंजाइम की प्रेजेंस से उसकी एक्टिवेशनल एनर्जी लो हो जाती है, तो कैटालिटिक पाथवे जो है एक रिएक्शन को प्रोसीड करना आसान हो जाता है और वो जल्दी से वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। वो एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करने के लिए जो स्टे करना था और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी उनको वो ओवरकम कर लेगा। तो एंजाइम की प्रेजेंस और एब्सेंस का यही नुकसान है। एंजाइम होगा, रिएक्शन वही है, दोनों एंजाइम की एब्सेंस में भी रिएक्शन होना है, एंजाइम की प्रेजेंस में भी वही रिएक्शन होना है, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में वो एक्टिवेशन एनर्जी जरा लो हो जाएगी। लो होने की वजह से रिएक्शन जो है जल्दी
प्रोसेस हो जाएगा। अब एंजाइम ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते कैसे हैं, उसके लिए बुक के पेज नंबर 107 पर लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हाउ डज एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। वहां पर क्वेश्चन लिखे लास्ट पैराग्राफ पर, हाउ डज एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से लो करता है और रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। उसके 3 वेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला आपके पास फर्स्ट लाइन में ये है कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट की शेप को ऑल्टर कर देते हैं। वो एंजाइम सबस्ट्रेट की शेप को थोड़ा सा ऑल्टर करने का मतलब है चेंज कर देगा, वो ऐसी शेप में से कन्वर्ट करेगा कि जिस शेप को प्रोसेस करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए। दूसरा काम वो क्या कर सकते हैं, वो सबस्ट्रेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिसरप्ट कर दें, चेंज कर दें। अगर सबस्ट्रेट पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया जाए तब भी वो ऐसी फिजिबल स्टेट में आ जाते हैं कि वो जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड कर लेंगे, उन्हें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। लास्ट पर एंजाइम क्या कर सकते हैं, जो तीसरा पॉसिबल वे है, वो सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। ओरिएंटेशन का मतलब उसकी पोजीशन को ठीक कर देता है, लेट्स वो वर्टिकल थी तो हॉरिजॉन्टल करेगा, हो सकता है कि पोजीशन चेंज करने से उसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड हो। तो ये 3 तरीके आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट थिंग इज एंजाइम ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। सेकंड पर वो क्या कर सकता है, इट कैन डिसरप्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा पॉइंट आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लिखेंगे। थर्ड पॉइंट में वो क्या कर सकता है कि वो सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को करेक्ट कर देता है, सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन ऐसी बना देता है कि उस पोजीशन पर सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवाना आसान होगा। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट पेज पर है, आपने ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ है इसको 2 टाइम्स ड्रॉ करना है, एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। इसको 2 दफा ड्रॉ करें, शॉर्ट में आए तब भी आपने डेफिनेशन ये 3 पॉइंट्स के साथ आपने लिखनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और अगर लॉन्ग में भी एक्टिवेशन एनर्जी आएगा तब भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एंजाइम्स की टाइप्स आ गई हैं, तो एंजाइम 2 तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स एंड इंट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा और इंट्रा का मतलब क्या है, इंट्रा का आप नाम से सोचे तो इनसाइड, किस चीज के इनसाइड, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होंगे जो सेल के अंदर प्रोसीड करते होंगे, एक सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे, उस सेल के बाहर क्या हो रहा है उस पर उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस को प्रोसीड करवाएंगे, लाइक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है ना, साइटोप्लाज्म में होता है ये रिएक्शन, एक सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, सेल के अंदर ही सारा काम हो रहा है, जैसे बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा। इसी तरह रेस्पिरेशन की और भी स्टेजेस हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है, रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। तो वो केमिकल रिएक्शंस जो एक ही सेल के अंदर हो रहे हैं उनको करवाने के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम। दूसरी तरफ है आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड। तो वो एंजाइम जो किसी सेल के बाहर की तरफ होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाएं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों एंजाइम्स ही है, लेकिन इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एक सिंपल एक सेल के अंदर एक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम सेल के बाहर की साइड पर एक्ट करते हैं, लाइक सिलाइवरी एमाइलेज। सिलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवा माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, फूड की कार्बोहाइड्रेट। लेकिन क्या ये सेल के अंदर रह के काम कर रहा है, नहीं, सलाइवा तो ऑरल कैविटी में स्क्रीट किया जा रहा है, सेल से बाहर रिलीज हो रहा है ना। तो सिलाइवरी एमाइलेज में एमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाता है। इसी तरह से ट्रिप्सिन और लाइपेज भी एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं, पैंक्रियाज प्रोड्यूस करके इनको ड्यूडेनम में डाल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्योंकि सेल्स एक सेल से बाहर निकलकर पूरी स्पेस में काम कर रहे हैं, बॉडी कैविटीज में एक्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। आपको इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, दूसरी तरफ से कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है, या डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो आप इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर की कंपैरिजन में 2 पॉइंट्स लिखेंगे, एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल। जो एग्जांपल बुक में लिखी हुई है वेल एंड गुड, कुछ एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इंट्रासेलुलर में आप एग्जांपल लिखेंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होने वाले एंजाइम जो है वो इंट्रासेलुलर है, और उसके साथ साथ सलाइवरी एमाइलेज में जो एंजाइम एमाइलेज प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि वो सेल से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। इसकी अच्छे से लर्निंग करें, डायग्राम को 2 टाइम्स ड्रॉ करें ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए।
हेडिंग एक दफा दोबारा से देख लें। सेकंड लास्ट पैराग्राफ पर आप लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। उस सेकंड लास्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन से आप लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। लास्ट पैराग्राफ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे हाउ डज एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, और इसमें आप लोग 3 पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स बना के लिखेंगे। थैंक यू।